देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कुछ परेशानी हो गई थी जिसकी वजह से क्या है कि रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी। आप एक बार ये और समझें। मैंने इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था वो था आधार अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये आपको 100% याद करनी है बेटा। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, इसे आप याद कर लें अच्छे तरीके से। कईयों बार ये पूछी गई है, कईयों बार पूछी गई है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आप गणित में से याद कर लें, सिंपल सी थ्योरम है। और इसका फिर मैंने इसका आपको अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उदाहरण नंबर 1। इसका सॉल्यूशन मैंने करा रहा था तो बीच में से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो अभी आप इसको देख लो, ये सॉल्यूशन है। और एक बार इसको मैं समझा देता हूँ, देखें आप। तो इसमें इसने क्या बोला है सवाल में, ये कह रहा है कि संख्याओं 4 n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो इसके लिए आपको पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। n का मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, वे संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है भैया, देखिए आप। तो जैसे आपने क्या करा, जैसे ये 4 की घात n है, तो 4 की घात n है तो आप इसकी घात 1 लगाओ। n की जगह n का मान कितना आएगा, पहले 1 रख दिया। फिर आपने 4 गुणन कट करे, कितने 2 गुणा 2, मतलब आप देखें 4 की घात n करें तो 4 आ रहा है, मतलब शून्य शून्य पर समाप्त हो रही है क्या, नहीं आ रही है। इसी तरीके से आपने 4 की घात कितना करा 2, कितना आ गया 16। क्या ये शून्य पर समाप्त हो पा रही है, ना आ पा रही। 4 की घात 3 करा आपने 64, क्या ये शून्य पर समाप्त हो पा रही है, ना आ पा रही। क्यों ना हो पा रही वो देखें जरा। तो अगर मैंने आपको इस तरीके से समझ सकते हैं आप इसको बेटा, कि जैसे 4 की घात, मतलब अगर आप कोई भी संख्या ले लो जो शून्य पर समाप्त होती है, जैसे आपने मान लो 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 10 के गुणनखंड करें आप, कितना आ रहा है 2 और 5। अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त है तो आप एक कॉमन बात देखेंगे आप यहाँ पे, देखो 10 तो 2 गुणा 5। आपने ले लिया मान लो 320 ले लिया या 150 ले लिया, मान लो कितना ले लिया आपने 150। 150 गुणन फैक्टर करो आप, 2 75 आएगा, 3 का भाग लगाएंगे 25 आएगा, 5 का भाग लगाएंगे 5 आएगा, 5 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। तो आपने 150 के गुणनखंड करे तो कितने आएंगे, 2 गुणा 3, गुणा में कितना आ रहा है 5, गुणा में कितना आ रहा है भैया 5। ठीक है, आप और भी ऐसी इसी तरीके से और कोई संख्या ले लो, जैसे आपने मान लो 320 ले लिया, 320 160 170 कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे 320 ले लिया आपने, 320 ले लो, 2 का भाग लगाएंगे 2 के अंदर 2 चक्की 12 और कितना आ गया ये 0। ठीक है, फिर आप 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 80, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 40, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 20, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 10, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 5, 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। अब आप देखें तो आपने 320 के गुणनखंड करे तो कितने आए हैं यहाँ पे, 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो गुणा में कितना आ रहा है 5। तो आप यहाँ पे एक कॉमन बात ये देखेंगे कि ये जो संख्या है जो शून्य पर समाप्त होने वाली, ये जो संख्या आपको दिख रही थी, ये शून्य पर समाप्त है, ये शून्य पर समाप्त है, ये शून्य पर समाप्त है, तो इसके इनके गुणनखंड में आ क्या रहा है, देखो 2 5 2 5 2 5 दिख रहा है आप लोगों को। तो अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आता है, 2 और 5 आता है। कितना आता है 2 5, तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इतना आप जान लें। जैसे आप जो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती है ऐसी कोई संख्या ले लो, जैसे आपने मान लो ले लिया मान लिया आपने 22 ही ले लिया, लगाओ भैया 2 का भाग 11, 11 का भाग कितना 1, तो आप देखेंगे तो 22 के गुणनखंड में कितना आ रहा है 2 और 11 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 और 11। क्या इसमें 5 है, नहीं है, तो क्या ये संख्या शून्य पर समाप्त हुई, नहीं हुई। तो इसी तरीके से आप यहाँ देखें तो अपने यहाँ पे सबसे पहले क्या लेके आएंगे कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कितना आता है, 2 और 5 आता है। कितना आता है भैया 2 और 5। ये निष्कर्ष आपने कहां से निकाला, यहाँ से। ये देखो शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या थी तो 2 और 5 2 और 5 2 और 5 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो इस बात को आपने यहाँ लिख दिया। आपने जैसे उदाहरण भी दे दिया, जैसे 10 20 ये दे दिया। फिर आपने क्या करा 4 की घात n के गुणनखंड करे तो 2 गुणा 3 आएंगे। क्या 4 की सॉरी ये 6 की घात n वाला लिख दिया था मैंने, ये 2 गुणा कितना आएगा भैया 2 गुणा 2,
वो 6 की घात n को समझा रहा था मैं पहले, इसलिए वहां पे लिखे थे पहले से। तो 2 गुणा 2 की घात कितना आ जाएगा n, घात n है तो n ही रहेगी। तो अब आप एक बात बताएं कि 4 की जो आपने गुणनखंड करे हैं, क्या उसमें कहीं पे अभी 2 के अलावा 5 दिख रहा है क्या? 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि स्पष्ट है कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है? 5 नहीं है। इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। इतना सा क्वेश्चन था। अब इसी के जैसा एक डिक्टो यही सवाल है, एक डिक्टो यही सवाल क्वेश्चन नंबर 5। वहां पे क्या है? बस वहां पे इतना सा अंतर है भैया, यहाँ पे 4 की घात n कर दिया है, वहां पे कितना कर दिया है? 6 की घात n, और यहाँ कितना लिख देंगे आप? 6 की घात n। इसी तरीके से आप एकदम यही रहेगा पैटर्न करने का। बस आपको क्या करना है, 4 की घात n लिखा है, वहां कितना लिख देना है? 6 की घात n। कितना लिख देना है भैया? 6 की घात n। तो आपने लिख दिया 6 की घात n। अब देखो इसके फैक्टर करें तो कितने आएंगे? 2 और 3। क्या 6 के फैक्टर में 5 आ रहा है कहीं पे भी? नहीं आ रहा। तो वही बात है, स्पष्ट है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है? 5 नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप उदाहरण नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को क्लियर कर सकते हैं एक ही तरीके से, सेम टू सेम। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अब आप एक बात सीख लें कि अगर ऐसे ये 6 और 20 दिया है, आपको क्या तरीका सीखना है? क्या सीखना है? तरीका। अब इसी पैटर्न का और कोई सवाल आ जाए, 6 और 20 आ जाए, अब संख्या आ जाए, कोई भी संख्या बदल जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे यहाँ पे 6 20 आ गया, कहीं मान लो 150 से 140 आ गया, कहीं मान लो 340 520 आ गया। संख्या बदल सकती है, लेकिन करने का तरीका नहीं बदलेगा। करने का तरीका क्या रहेगा? सेम टू सेम रहेगा। देखें आप, तो आपको इसमें क्या करना है? संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। देखें कैसे करेंगे, देखें आप सॉल्यूशन इसका। सरल सा सवाल है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्याएं। पहली संख्या क्या है? 6, और दूसरी संख्या क्या है भैया? 20। गुणनखंड करना सब लोग जानते हैं। 6 के आप सबसे पहले गुणनखंड करो, 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, 3 का भाग लगाएंगे 1 बार। इसी तरीके से आप 20 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 10, 2 का भाग लगाएंगे कितना? 5, 5 का भाग लगाएंगे कितना? 1। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, क्या मिले हैं आपको? 2 कितनी बार है? 1 बार, तो 2 की घात 1। 3 कितनी बार है भैया? 3 की घात 1। ठीक है, जो संख्या जितनी बार आती है उतनी घात लगा के आप लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें 20, तो 20 के गुणनखंड आपने क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड 2। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की घात कितना लिखेंगे आप? 2। 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 की घात कितना लिखेंगे? 1। अब आपको क्या ज्ञात करना है? HCF। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? HCF। इधर देख लो तो HCF ऑफ कितने का? 6 और 20 का। तो आप लिखेंगे 6 और 20, 6 और 20 का HCF। क्या पढ़ेंगे आप? 6 और 20 का HCF बराबर। तो इसमें क्या करते हैं आप? जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या करेंगे आप? HCF के लिए जो भी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा उसकी आप क्या लेंगे? छोटी घात लेंगे। क्या लेंगे? छोटी घात। तो इसमें कौन उभयनिष्ठ है भैया? क्या देखो 3 इसमें नहीं है, तो इसकी बात करेंगे? नहीं करेंगे। 5 इसमें, लेकिन 5 ऊपर वाले में नहीं लेंगे। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर 2 की घात आप छोटी घात लेंगे कि बड़ी घात लेंगे? HCF के लिए तो छोटी घात लेंगे। तो 2 की घात यहाँ पे 1 है और 2 की घात यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो आप कितना यूज करेंगे? 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2। तो 6 और 20 का HCF कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया भैया? 2। इसी तरीके से आप क्या निकाल लेंगे? LCM। तो LCM कितने का निकालना है? वही 6 और 20। तो आप लेके आएंगे 6 और 20 का LCM कितना? मैंने क्या बोला है? जो ओवनिष्ठ है उसकी समझते बड़ी घात, जो ओवनिष्ठ नहीं है उनको गुणा में। वैसे लिख लो। तो यहाँ पे देखो ओवनिष्ठ कौन है? 2। तो 2 की बड़ी घात कितनी है? 2। उल्टा 2 की बड़ी घात कितनी है? मतलब 2 की सबसे ज्यादा घात कितनी है? 2। तो आप यहाँ कितना लेंगे? 2 की घात 2 गुणा। फिर 3 ओवनिष्ठ नहीं है तो 3 की घात 1, वैसे के वैसे लिख दो। 5 वनिष्ठ है क्या? कोई और है क्या इसके अलावा? नहीं है, तो 5 पैसे का पैसा लिख दो। सबका क्या कर लेंगे आप? गुणा कर लेंगे। 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4। 3 की घात 1 का मतलब 3, 5 की घात 1 का मतलब 5, 4 की 12, 12 5 60।
और आप इस तरीके से यहाँ अतः करके लिख देंगे क्या कि HCF कितने का 6 और 20 कितना आएगा 2। इसी तरीके से LCM किसका 6 और 20 कितना आएगा 60। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से अब आपके पास कोई भी दो संख्या आ जाए, कोई भी दो नंबर, आप उनका HCF और LCM आवाज गुणनखंड विधि से एन डिक्टो इसी तरीके से आप निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार। तो आपने HCF और LCM निकालने का तरीका सीख लिया। मेरे प्यारे बच्चों, में आप लोगों से इतना सा जरूर कहूंगा कि जो बच्चे कमजोर बच्चे हैं वो इन क्लास को जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है इन क्लासों से। और जो बच्चे होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, जिनके क्या है कि जिनको 100 में से 100 ही नंबर लाने हैं, तो भैया उसके लिए पूरा गणित इंपोर्टेंट होता है। वो आप पूरे का पूरा गणित लगाएं, इंपोर्टेंट के चक्कर में ना पड़े। कमजोर बच्चे हैं, जो बच्चे क्या है कि मैथ सही ढंग से समझ ही नहीं पाते हैं, समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होगा। कोशिश करें आप कि ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 94,404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका क्या ज्ञात करें, आप LCM ज्ञात करें। तो इस सवाल को करने के लिए आपको एक सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा, कि आपको पहले तो HCF ज्ञात करना है आवाज गुणनखंड विधि से, फिर उसके बाद में आपको क्या ज्ञात करना है, LCM। इसने क्या है, आवाज गुणनखंड विधि से नहीं बोला है कि आप इस LCM को ज्ञात करें। तो LCM आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आप एक सूत्र याद रखेंगे कि जैसे आपके पास मान लो दो संख्या है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, या फिर आप देखें मान लो आपके पास दो संख्या है, पहली संख्या मान लो A है और दूसरी संख्या क्या मान लो B है। कितनी संख्या है आपके पास, 2, A और B। इस तरीके से समझे, जैसे यहाँ पे 96 और यहाँ पे कितना है 404 है, तो इसको अपने A और B ले लिया है। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, या फिर आप ऐसे कहें कि HCF ऑफ A, B गुणा क्या आता है, LCM ऑफ क्या भैया A, B बराबर आता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि A गुणा B। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों इधर लिख दिया अपन ने, शायद दिखेगा नहीं, एक मिनट थोड़ा इधर लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे कि HCF कितने का, A और B का, तथा सॉरी गुणा क्या आएगा यहाँ पे, गुणा LCM ऑफ A, B बराबर क्या आता है, A गुणा B। मतलब क्या है कि दोनों संख्या जो दी गई संख्या है, उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत भारी इंपोर्टेंट है ये, OT में भी आती है। तो HCF A, B LCM A, B बराबर होता है A गुणा B, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। आप यहां से किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, HCF का। जैसे आपको HCF ज्ञात करना हो तो A, B बराबर, तो इसका भाग लगा दो उधर A गुणा B में, तो आपने इसका भाग लगा दिया, कितना, LCM A, B। तो यहां से आप HCF ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको LCM पता है और दोनों संख्या पता है। इसी तरीके से आपको अगर LCM निकालना हो तो LCM किसका, A, B, तो आप क्या करेंगे, इस A गुणा B और बटे में क्या आ जाएगा अब की बार, HCF, क्योंकि गुणा में लिखा है तो भाग में चला जाएगा A, B। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे और इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इसका LCM निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए पहले आपको इनके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो आप सबसे पहले वही बात, दी गई संख्या लिखें, आप दी गई संख्या है, तो आपके पास पहली संख्या क्या है 96 और दूसरी संख्या क्या भैया 404। सबसे पहले 96 के गुणनखंड करेंगे आप, लगाओ 2 का भाग, 2 चौक 8, 48, 2 का भाग लगाएंगे 24, 2 का भाग लगाएंगे 12, 2 का भाग लगाएंगे 6, 2 का भाग लगाएंगे 3 और 3 का भाग लगाएंगे कितना 1। इसी तरीके से आप 404 के अपाद गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे कितना, 2 दूनी 4 0 और 2 दूनी 4, 2 का भाग लगाएंगे कितना, 2 1 2 0, 2 1 2,
और 1 से 1 एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसलिए कितना आ जाएगा 1 से 1 का भाग 1 से 1 में एक बार। देखिए तो आपके पास 96 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितना आ जाएगा 5, 3 कितनी बार है 1, तो 3 की घात कितना आ जाएगा 1। यहाँ से देखें 404 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आए हैं, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 1 से कितनी बार है 1 बार, तो 1 से 1 की घात कितना 1। तो आप इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप इसका HCF, तो आप लिखेंगे HCF कितने का 96 और 404 बराबर। तो मैंने आपको क्या बताया भैया कि HCF के लिए क्या करती है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी क्या लेती है, छोटी घात ले लेती है। तो इसमें कौन उभयनिष्ठ है 2, और 2 की छोटी घात कितनी है 2, तो आप यहाँ लिख लेंगे 2 की घात 2, तो कितना आ जाएगा जी 4, कितना आ गया 4। तो 96 और 404 का जो HCF है वो कितना निकल के आया है बच्चा 4 निकल के आया है। अब आप क्या निकालोगे LCM, तो LCM कितने का निकालना है, देखो आप यहाँ लिख लेंगे, सूत्र लिखो पहले कि किसका LCM निकालना है, तो LCM A, B कितना होता है A, B, A गुणा B और बटे में कितना आएगा HCF ऑफ क्या भैया A, B। कितनी बात समझ में आई, रखो आप यहाँ देखो, तो LCM कितने का निकालना है आपको, कितने का निकालना है 96 404 का, तो A का मान कितना है 96, B का मान कितना है 404 बराबर, A का मान कितना है वही 96, B का मान कितना है 404 बटे में HCF ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, A का मान कितना है 96, B का मान कितना है 404। अब आप यहाँ से देखें तो ये कितना लिखा है 96 गुणा 404 बटे में HCF 96, 404 का कितना निकाला था आपने 4, तो आप यहाँ इसका मार्क दें कितना 4, तो 4 से इसको काट लो, 4 एकन 4, 4 एकन 4 0, 4 एकन 4, 96 का गुणा 1 से 1 से करें कितना आएगा 96 96। इस तरीके से आप इसका क्या ज्ञात कर सकते थे LCM। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः करके, अतः HCF कितने का भैया 96, 404 कितना आ गया 4, और LCM ऑफ कितने का 96, 404 कितना आ गया 96, 9696, ये आपका फाइनल आंसर था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते थे, ठीक है। ये आपने पहले सीख लिया था, ये एक नया था तो इससे कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है वो भी, एंड टू इसी सूत्र से आप उसको करेंगे। आपको इतना सा सवाल है वो, इतना सा भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखें आप अगला क्वेश्चन, ये लिखा है अगला क्वेश्चन, ये लिखा है HCF 306 457 बराबर 9 दिया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है LCM। एंड टू हव्याल की तरह, हव्याल तो अपन ने क्या करा था HCF निकालना पड़ गया था उस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है दिया है और डायरेक्ट आपको क्या ज्ञात करना है LCM, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो आपको दिया है उसको लिख लो, दिया है क्या दिया है भैया, आपको दिया जा रहा है कि HCF कितने का 306, 657 कितना दिया है बच्चा 9। तो आपको पता है कि जो LCM होता है, अच्छा LCM 306, 657 बराबर आपको क्या करना है ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि क्या कि चूंकि LCM A, B, आपको फॉर्मूला पता है कि A, B क्या होता है कि A गुणा B और बटे में क्या आता है HCF ऑफ A, B, ये फॉर्मूला होता है। बस आप यहाँ पे मान जमा दो और आंसर देखें आप। तो LCM A का मान कितना है, किसने का निकालना है 306, 657, तो यहाँ जाएगा 306, 657 बराबर A का मान कितना है 306, B का मान कितना है 657 बटे में HCF ऑफ कितने, A का मान कितना है 306, B का मान कितना है 657, ठीक है। देखें आप तो कितना आ गया 306 गुणा 657 बटे में कितना आ जाएगा HCF ऑफ 306, 657 कितना दिया है आपको 9, तो बटे में आ जाएगा 9। 9 से आप इसको काट दो, 9 एक 9 और 9 एक 9 27, 27 बची क्या 3 9 चौक 36,
मतलब कितना बच गया आपके पास, इधर लिख देते हैं यहाँ पे, कितना बच गया है, बराबर में 34 गुणा 657। अब जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22,338। तो आप क्या लिख पाएंगे अतः करके, क्या एलसीएम ऑफ कितने का, 306,657 कितना आ गया, 22,338। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये भी एक भारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा हुआ है और संख्या बदल के दे सकता है, लेकिन करने का तरीका तो यही रहेगा, देख लो आप। लेकिन ये एक सरल सा क्वेश्चन और है, ये भी कभी कई बार पूछा जाता है, ये पूछा है पिछले साल शायद ये पूछा था। तो इसको क्या बताना है इसमें आपको बच्चा, कि संख्याओं 140 और 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बस आपको इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो मैं आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड बताया था कैसे लिखना है, और फिर आप 156 के खुद से करना और मुझे कमेंट में बताना कि 156 के अभाज्य गुणनखंड आपके क्या है। ठीक है, देखिए आप भैया, जो भी बच्चा वीडियो देखता है इसको लाइक जरूर किया करें, कमेंट भी किया करें, आपका कुछ जाता नहीं है। और अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हम लोगों का भी क्या है कि थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, इससे और भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर उस पर लाइक कमेंट नहीं आएंगे तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपका फायदा हो रहा है तो थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दिया करो, क्या जाता है आपका, देखे रहे। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन देखें तो ये लिखा है 140, दी गई संख्या लिख लो आप, दी गई संख्या क्या है यहाँ पे 140, क्या लिखा है यहाँ पे 140। इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो कर लो, यहाँ पे कर लो या रफ में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का भाग लाएं कितना आएगा, 7 दूनी 14 जीरो। 2 का भाग लाएं कितना आएगा भैया, 35 दूनी 70। ठीक है, 5 का भाग लाएं कितना आएगा 7। 7 का भाग लाएं कितना आएगा 1। 2 का भाग लगाया 2 7 14 और 0 की 0। 2 का भाग लगाया कितना आ गया, तो 3 4 2 5 10। 5 का भाग लगाया कितना आ गया 5 7 35। 7 का भाग लगाया कितना आ गया 1 8। बस अब आप इसके क्या लिख देंगे, 140 बराबर क्या आएगा, 2 कितनी बार है, 2 की घात 2, 2 2 बार 2 की घात 2 आ जाएगा। 5 की घात कितना आएगा 1 और 7 की घात कितना आएगा 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो ये इसका फाइनल आंसर, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आप अब मुझे आप 156 के अभाज्य गुणनखंड करके आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आपने, जिससे मुझे पता तो चलेगा कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। देखें आप इसको करके बताना जरूर आप। अगला अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये इतनी इंपोर्टेंट है, मैंने बताए थे आपको, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है, सिर्फ मैं इससे एक ही सवाल आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसके आधार पर आप इस पूरी प्रश्नावली को खत्म कर सकते हैं एक सवाल से। संख्या बदल जाएंगी लेकिन करने का तरीका नहीं बदलेगा, लैंग्वेज नहीं बदलेगी, पैटर्न कुछ भी नहीं बदलेगा, मात्र यहाँ पे इसकी जगह पर कोई और संख्या आ सकती है। तो आप एक सवाल को अच्छे से समझ लो, तो कोई भी सवाल आ जाए आप इस हिसाब से कर जाना उसको। देखें आप, तो आपको बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है आपको बच्चा, कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या एक बात सीख लो आप, कि जितनी भी संख्या रूट में, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है और वो उन पर रूट लगाए तो वो क्या होती है, सबकी सब अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 2, एक रूट 2 क्या है, अभाज्य संख्या है और रूट भी है, तो ये क्या माना जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे रूट में क्या लिखा है 3, इसे भी क्या माना जाएगा अपरिमेय संख्या। रूट में क्या लिखा है 5, ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो जितनी भी अभाज्य संख्या होते हैं उन पर रूट लगा होता है तो वे क्या होती है, सबकी सब अपरिमेय संख्या होती है। और अगर आप एक अपरिमेय, आप वैसे भी सीख लो कि अगर आप एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उनका योगफल माइनस गुणा भाग सब क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आता है। जब तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखें, समझने का प्रयास करें आप। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं समझा सकता क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात है। आपने अपने टीचर से पढ़ी होंगी बहुत सारी चीज़ें, पूरा गणित पढ़ा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। तो अब तो अपन तो सीधा इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखें आप, तो सबसे पहले आप मान लेंगे इसका जस्ट उल्टा माना, ये अपर में कह रहा है, हम इसको पर में मान लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या माना, क्या कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक क्या एक परमेय संख्या है, एक परमेय
परमेय संख्या है, ये आपने मान लिया। अब जो माना इसको गलत साबित कर देंगे अपन। तो अगर ये परमेय संख्या है तो किसी भी परमेय संख्या को किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, p बटे क्यू के रूप में। तो आप देखें यहाँ, तो तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब p बटे क्यू बराबर आप लिख सकते हैं इसको क्या, 6 प्लस रूट 2। जहां जहां लिखेंगे आप क्या, जहां p व q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। p व q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, इतना सा लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि इसका जो परमेय वाला भाग है तो जो अपरमेय वाला भाग है, तो अपरमेय वाले भाग को सब आप इधर लेके आओ और जो अपरमेय वाला भाग उसको बराबर के उधर ही छोड़ दो। तो आप क्या करेंगे कि ये 6 लिखा है, 6 प्लस का है तो आप इसको उधर लेके आएंगे तो क्या का हो जाएगा, जे माइनस का हो जाएगा। तो p बटे क्यू और ये हो जाएगा माइनस का 6 बराबर कितना आ गया, रूट 2। तो इसका जो अपरमेय वाला भाग था उसको अलग कर दिया और बाकी सबको मैंने एक साथ कर दिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये p बटे क्यू माइनस 6 बटे कितना, 1 मान सकता है, बड़ा कितना आ गया, रूट 2। इसका एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा, q। तो ये कितना आएगा, p माइनस कितना आ जाएगा, 1 का भाग q में, q से 6 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 6q। q का q में लगा 1 से p से गुणा करा तो p आ गया। तो p माइनस 6q बटे q बराबर कितना आ गया, रूट 2। अब आप एक बात सोचें, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है और q भी, सब q पूर्णांक ही है। तो आप किसी भी पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक में घटाएं, जोड़ें, भाग दें, क्या आती है, एक परमेय संख्या आती है। क्या आती है, एक परमेय संख्या। तो आप यहां लिखेंगे कि चूंकि p, 6 p, q व 6 ये तीनों संख्याएं क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है भैया, पूर्णांक है। इसलिए p माइनस के 6q और बटे q क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। एक क्या होगी भैया, एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो आपको पता है कि अगर ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या के बराबर में कौन, परमेय संख्या। तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे फिर से कि रूट 2 भी क्या होगी, रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। किंतु इधर लिख लेते हैं, किंतु हम जानते हैं, कि रूट 2 क्या है, अभी देखा था आपने, रूट 2 क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय, रूट 2 अपरमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आई। क्या लिखा कि p और p क्या थे, पूर्णांक थे, इसलिए p माइनस 6q बटे q क्या एक परमेय संख्या होगी। तो परमेय संख्या के बराबर में कौन, परमेय संख्या। तो रूट 2 भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। किंतु हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, अपरमेय संख्या है। ये तो विरोधाभास हो गया। तो आप लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कि जो आपने जो माना था वो क्या मान लिया है, गलत मान लिया है। तो आप लिख देंगे अतः 6 प्लस रूट 2 क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या है। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। देख लो, आप ये संख्या लिखी थी, इसको मैंने क्या मान लिया, अपरमेय सिद्ध करना था, आपने इसको परमेय मान के चल लिया। तो परमेय मान लिया तो अपने इसको p बटे q के रूप में लिख पाएंगे। तो आपने इसको p बटे q के रूप में लिख दिया। इसको मैंने अपरमेय भाग एक साथ कर लिया और परमेय वाले भाग को एक साथ कर दिया। इसको मैं 6 का 5 कर दिया, इसलिए इधर लेके आया तो किसका हो गया, ये माइनस का हो गया। एलसीएम लेके आपने ये बना लिया, p q और 6 क्या पूर्णांक, तो इसलिए क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। ये परमेय है तो इसके बराबर में भी कौन आएगा, परमेय आएगा। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, परमेय संख्या है। पर हम क्या जानते हैं, ये अपरमेय संख्या है। अपनी हमारी जानकारी के अनुसार क्या है, अपरमेय संख्या है। और तो ये तो इसका विरोध हो गया कि नहीं हो गया। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 6 प्लस रूट 2 क्या एक अपरमेय संख्या है। अब इसी के आधार पर आप इसके बाकी के सवाल भी कर सकते हैं।
मैं आपको बता देता हूँ, लैंग्वेज यही रहेगी और कैसे कर सकते हैं आप। जैसे इसका उदाहरण का सवाल लिखा है, कितना लिखा है, ये लिखा है आपको बताना है कि 5 माइनस के रूट 3, तो आप इसको क्या मान लें, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कितना, 5 माइनस का रूट 3। आप इसके परमेय संख्या मान लेंगे, तो आप यहाँ कितना लिखेंगे, 5 माइनस का रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक ही बात बताई है कि आप इसके परमेय वाले भाग को एक साइड कर लो, अपरमेय वाले भाग को एक साइड कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ से पक्षांतर करेंगे रूट 3 का, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और जब पी बटे क्यू उधर के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया कितना, 5 माइनस पी बटे क्यू बड़ा कितना आ जाएगा, रूट 3। कितना आ जाएगा, रूट 3। 3 को उधर लेके गया हूँ तो प्लस का हो गया ये, तो इसको उधर लेके गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब आप इसी तरीके से इसके बटे में 1 मान के क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे भैया, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, क्यू। तो कितना आएगा जी हो जाएगा 5 क्यू, और माइनस कितना, पी बड़ा कितना आ गया, रूट 3। अब आपको पता है कि पी क्यू और कितना यहाँ पे 5 आ गया है, पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये 5 क्यू है, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस के पी, और बटे में क्यू क्या होगा, एक परमेय संख्या है, और इसलिए रूट 3 भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे परमेय संख्या हो जाएगी। किंतु हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, तो अतः आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, 5 माइनस के रूट 3 क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। लो, लैंग्वेज वही की वही है, सब कुछ वही की वही पर है, बस संख्या बदल गई है, संख्या के हिसाब से आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे बदल दिया। इसी तरीके से एक गुणा वाला भी ले लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा है 7 रूट 5, को आपको बताना है, किसको बताना भैया, 7 रूट 5 कि एक अपरमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माना लिख लेंगे कि 7 रूट 5 क्या एक परमेय संख्या है, तो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, 7 रूट 5 पी बटे क्यू बड़ा कितना आ जाएगा, 7 रूट 5, जहां पी और क्यू क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये कितना बन जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, एक ही बात बताइए कि परमेय वाले भाग को एक साइड कर लो, अपरमेय को, ये अपरमेय जो संख्या रहेगी इसको एक साइड कर दो। तो आपको पैसे भी पता है कि रूट 5 तो एक अपरमेय संख्या होती है, तो आप इसको इधर छोड़ दो। ये गुणा में लिखा है तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा पी बटे 7 क्यू बड़ा कितना आ गया, रूट में 5। तो आपको पता है कि पी क्यू और 7 क्या है भैया, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो 5 क्यू माइनस के पी, ये क्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो इस सॉरी गलत, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से ये आ जाएगा पी बटे 7 क्यू क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी, तो इसलिए इसके बराबर में कौन है, रूट 5, तो रूट 5 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, यहाँ पे अपरमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः 5 की इसकी जगह क्या जाएगा, 7 रूट 5 क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। लो, कितने भी सवाल कर लो एक ही तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ इसमें भी, कि आप 1.1 प्रश्नावली को अच्छे तरीके से कर लें, 1.2 को आप छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अथवा में आता है 1.2 से। ठीक है, तो अथवा को करने की जरूरत नहीं है, आप 1.1 को क्लियर कर लो, आपको तो सवाल ही तो बनाना है, तो 1.1 से आप क्लियर कर लो, उसका सवाल आ जाएगा, आप उसको कर जाना। ठीक है, तो भैया लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, इसको शेयर भी करना ना भूलें, जिससे हम लोग और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे, अगर आपका थोड़ा बहुत प्यार मिला तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल आपको मैं फिर से अध्याय 2 के बताऊंगा, वही 6-7 क्वेश्चन बताऊंगा, 6-7 क्या, उससे भी कम हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। ठीक है, तो देखें आप इनको एक बार जरूर। ज्यादा टाइम की क्लास नहीं है ये, लगभग आधे घंटे की क्लास है, और आधे घंटे की क्लास में आपका पूरा एक चैप्टर क्लियर हो रहा है। आधे घंटे की क्लास में, आधे घंटे देख लो आप, इसको 2-3 बार देख लो, आपका पूरा चैप्टर क्लियर है, आपका सवाल नहीं छूटेगा, आप लिख के ले लो।